360 में पेशावर बम धमाके के मुतासरीन हुकूमत से जवाबदेही के मुंतज़िर। क्या तुर्क सदर आम इंतखाबात से कबल अपोजिशन को कमजोर करने के लिए अदलिया का सहारा ले रहे हैं? और जानिएगा कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाने आपकी सेहत को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। पेशावर की पुलिस लाइंस मस्जिद में होने वाले खुदकुश धमाके में हुकूमत की तरफ से तस्दीक शुदा हलाकतों की तादाद 101 से तजावज़ कर चुकी है। पुलिस लाइंस मस्जिद में पीर को होने वाले खुदकुश हमले में ज़ख्मी होने वाले 49 अफराद पेशावर के लेडी रीडिंग हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। इनमें से कई की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हलाक होने वाले अफराद में से ज़्यादातर का ताल्लुक ज़िले चारसद्दा से बताया जा रहा है, जबकि दीगर पुलिस एहलकारों का ताल्लुक लकी मरवत, मर्दान, टांग, डेरा इस्माइल खान और सवाबी के इलाकों से है। इस धमाके के पस मंज़र में पाकिस्तान और अमरीका के बीच दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ किसी ताउन से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमरीका दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की तमाम कोशिशों को सपोर्ट करता है। इस हमले में हलाक होने वाले दर्जनों पुलिस एहलकारों के ख़ानदान अपने प्यारों के बिछड़ने पर सोगवार हैं। इन्हीं में 2 दोस्तों के ख़ानदान भी शामिल हैं, जिनकी दोस्ती स्कूल के दौर से शुरू हुई और आखिर तक कायम रही। पेशावर पुलिस लाइंस धमाके में जो अफराद हलाक हुए उनमें 2 दोस्त इफ्तिखार अली और इब्ने अमीन भी शामिल हैं। दोनों ने सोगवारों में बीवियां और बच्चे छोड़े हैं। उन खानदानों के रिश्तेदार और दोस्त अहबाब इस जानी नुकसान पर गमज़दा हैं और दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। इफ्तिखार अली के छोटे भाई बहार अली कहते हैं कि उनका ख़ानदान इफ्तिखार की हलाकत के सदमे से बेहाल है। बहार अली का कहना है कि उसके भाई ने 2 बेटियां और 1 बेवा सोगवार छोड़ी है। भाई का गम बहुत भारी है, उसकी बेटियों और बेवा की फिक्र है। बस खुदा के लिए हुकूमत अब दहशतगर्दी का रास्ता रोके। इफ्तिखार अली की कब्र के पास ये दूसरी कब्र इब्ने अमीन की है। दोनों बचपन के दोस्त थे जो स्कूल और कॉलेज में एक साथ पढ़े और फिर दोनों पुलिस में भर्ती हुए। दोनों एक साथ धमाके में हलाक हुए, एक साथ जनाजा भी हुआ और कब्रें भी एक दूसरे के साथ साथ हैं। इब्ने अमीन के सोगवारों में भी एक बेवा और 2 यतीम बच्चे हैं। दोनों के मुश्तरका दोस्त हसन खान का कहना है कि दहशतगर्दी के बायस आए रोज नौजवानों की हलाकतों से तंग आ गए हैं। बहुत खूबसूरत जवान थे जो बारूदी मवाद धमाके से शहीद हो गए। हम ऐसी हलाकतों को और बर्दाश्त नहीं कर सकते। पुलिस लाइंस धमाके में ज्यादातर शुहदा का ताल्लुक चारसदा और लकी मरवत से है। समाजी शख्सियत मोहम्मद ताहिर का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी के वाक़यात में फिर इजाफा हुआ है और एक बार फिर गुज़िश्ता अदवार की तरह रोज़मर्रा की बुनियाद पर दहशतगर्दी के वाक़यात में लोग मर रहे हैं। इस जगह पर 9 से 10 चेक पोस्ट्स हैं। इसमें कैसे खुदकुश हमलावर दाखिल हुआ? आज हमारे इलाके में 3 शोहदा आए, जिसके बायस पूरा इलाका सोगवार है। मुल्क के एक थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 5 बरसों में दहशतगर्दी के हमलों में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। सन 2022 में पाकिस्तान में कम अज़ कम 376 दहशतगर्द हमले हुए, जिनमें 533 अफराद हलाक और 832 ज़ख्मी हुए। अरशद मुमंद की रिपोर्ट के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। 101 अमवात के साथ पेशावर में होने वाला खुदकुश बम धमाका पाकिस्तान की तारीख के मुहलिक तरीन दहशतगर्द हमलों में से एक है। अगरचे कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले से लाताल्लुकी का इजहार किया है, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इसका इल्ज़ाम पाकिस्तानी तालिबान पर लगाया है। स्टिम्सन सेंटर में जनूबी एशियाई प्रोग्राम की डायरेक्टर एलिज़ाबेथ थ्रेलकिल्ड कहती हैं कि ना सिर्फ गुज़िश्ता हुकूमत बल्कि पिछले पूरे साल के दौरान तालिबान से मुताल्लिक़ पाकिस्तान की पॉलिसी नाक़िस रही है। हमारी साथी सबा शाह खान से बात करते हुए अमरीकी तज्ज़ियाकार ने यह भी कहा कि पुलिस लाइन मस्जिद पर हमले में भी तालिबान का हाथ नज़र आता है। So in that context, looking at the way that the Pakistan government has approached the group,
लिहाजा इस तनाजुर में पाकिस्तान की हुकूमत शिद्दत पसंद गिरोह से जिस तरह से निमटती आई है, यहाँ तक कि गुज़श्ता साल के दौरान भी पॉलिसी काफ़ी नाकिस रही है। बैक वक्त बातचीत करना और लड़ना कोई नई बात नहीं है, ये हमने अफगान तालिबान के साथ भी होते देखा। लेकिन मेरे ख्याल में जो चीज़ गायब है वो मुज़ाकरात की बज़ाहिर नाकामी के बाद किसी वाज़े प्लान बी का ना होना है। क्या तब्दीली आएगी और इस तबाहकुन हमले के बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए आगे बढ़ने का क्या तरीका होगा? ऐसी कोई वाज़े तस्वीर नहीं जो हमने सामने आती देखी हो। In the aftermath of this truly devastating attack, and there's not a clear picture that we've seen coming out yet. How do you see the इस धमाके के तनाजुर में आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मंजरनामे को कैसे देखती हैं? blast? Many police officials and members were among those killed, and TTP has been. हलाक होने वालों में कई पुलिस एहलकार और अरकान भी शामिल हैं और टीटीपी गुज़श्ता कई महीनों से सिक्योरिटी एहलकारों को अपनी मुहिम में निशाना बना रही है, तो ये उसके ऐन मुताबिक है। ताहम जो बात मुख्तलिफ है वो जाहिर है कि उन्हें एक इबादत गाह में निशाना बनाया गया जो इंतहाई मुतनाज़े है, और दर हकीकत इसके खिलाफ टीटीपी और यहाँ तक कि अलकायदा भी बोल चुकी हैं। मुझे लगता है कि इसमें टीटीपी का हाथ था, अगर बराह रास्त नहीं तो कम से कम इनके इल्म में ज़रूर था। हमारे पास तफसीलात नहीं है और ये बताना बहुत काबिल वक्त है, लेकिन इसमें उनके कुछ निशान देखे जा सकते हैं। तो मुमकिना तौर पर इस बारे में सवाल उठता है कि आया इस खास टारगेट को निशाना बनाने पर ग्रुप के अंदर तकसीम थी और इख्तिलाफ राय था, और क्या ये अंदरूनी तौर पर मुसाबकत का बाइस बन सकता है? ऐसे में जब टीटीपी काफ़ी मजबूत है और इनमें से कई गिरोहों को दोबारा मुत्तहिद करने में कामयाब रही है जो वक्त के साथ साथ अलग हो चुके थे। Unite several of these groups that had splintered over time. क्या पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम इसे दहशतगर्द अनासिर के लिए मज़ीद कमज़ोर बना रहा है? My hope would be that this attack. मैं उम्मीद करती हूँ कि यह हमला और इसी तरह का सिलसिला जो हमने देखा है खतरे की घंटी साबित होगा और तमाम सियासी जमातों पर वाज़े होगा कि वक्त की ज़रूरत है कि अब सब इकट्ठे हों और ऐसी यकजहती का इजहार करें जो हमने मिसाल के तौर पर 2014 के पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद देखा था, जब एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और एक मुश्तरका खतरे का एहसास था जो सियासत से बालातर था। मेरे ख्याल में ये वाकई बदकिस्मती की बात होगी अगर इस वाक़े के बाद हमने मरकजी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान एक इल्ज़ाम तराशी का खेल देखा जो इस सूरत हाल के पहले से ही चैलेंजिंग रद्द अमल को और भी पेचीदा बना देगा। Complicate what is already going to be a very challenging response. So after this attack on this massive scale, इस बड़े पैमाने पर हमले के बाद क्या आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खतरे से लड़ने के लिए अमेरिका की जानिब से किसी ठोस मदद की तवक्को करती हैं? Noting that the terrorism has no place in Pakistan, condemning the attack. But I think यकीनन ये एक ऐसा मसला है जिसका अमेरिका करीब से जायजा ले रहा है। अमेरिका ने बयान जारी किया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं है और ये कि इस हमले की मजम्मत की जाए, लेकिन मैं समझती हूँ कि आज और पहले की सूरत हाल के फ़र्क को समझना ज़रूरी है। इससे पहले जब टीटीपी की जानिब से 2010 की दहाई के अवाइल में इस किस्म का ख़तरा उभरा था, तब अमेरिका के अफगानिस्तान में तकरीबन 1 लाख फ़ौजी थे और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अहम सलाहियतें, ज़रूरी साजो सामान और एहलकार थे और गहरी इंटेलिजेंस इस खत्ते पर मरकूज थी। इस बार सरहद के उस पार बड़े पैमाने पर फौज नहीं है और अगरचे अमेरिका ने मौसम गर्मा में ऐमन ज़वाहिरी पर हमले में उनके खिलाफ दूर से कामयाबी कार्रवाई करने की सलाहियत का मुजाहरा किया है, लेकिन इसकी सतह पहले जैसी नहीं। वाशिंगटन में वसाइल का रुख अब चीन के चैलेंज से निमटने और यूक्रेन की जंग की जानिब हो चुका है। It's not nearly on the same scale. And intention and resourcing in Washington has really turned, for example, towards meeting the China challenge, the conflict in Ukraine. क्या आपके मोबाइल और लैपटॉप पर वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट नहीं खुलती? तो आप हमारा कंटेंट देखने और पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं। या हमारी स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करें जो एप्पल और एंड्रॉयड दोनों डिवाइसेस के लिए दस्तयाब है। अब चलते हैं भारत, जहां हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी जमात कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने मुल्क भर में अपनी 5 माह की पैदल मार्च इस उम्मीद पर ख़त्म की है कि इससे उनकी पार्टी की सियासी किस्मत दोबारा जाग सकती है, जो कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के अरूज के बाद से बुरी तरह मुतासिर थी। इस मार्च के बारे में अवाम के क्या तासुरात हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
भारत को मुत्तहिद करो, ये था वो नारा जो हिज़्ब इख्तिलाफ की कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी की 12 रियासतों में पैदल मार्च के दौरान गूंजता रहा। भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के सदर मकाम श्रीनगर में 5 माह की पैदल मार्च के इख्तिताम पर उन्होंने कहा कि उनका मकसद तकसीम की सियासत का मुकाबला था। जो नजरिया कौम को तोड़ना चाहता है, हमें मिलकर उसके खिलाफ खड़ा होने की जरूरत है। नफरत के साथ नहीं, ये हमारा तरीका नहीं है, बल्कि मोहब्बत के साथ। आइंदा साल होने वाले आम इंतखाबात से कबल मुनक़िद होने वाले यकजहती मार्च का मकसद कांग्रेस पार्टी में फिर से जान डालना था, जिसने भारत में कई अशरों तक हुकूमत की थी, लेकिन 2014 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद वो पस मंज़र में चली गई। अगरचे नक्काद और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें बीजेपी पर भारत को मुनक़सिम करने का इल्ज़ाम लगाती हैं, मगर मोदी हिंदू कौम परस्ती की बढ़ती हुई लहर के दौरान बदस्तूर बहुत मकबूल हैं। लोगों का कहना था कि वो इस चीज से बहुत मुतासिर हुए कि कोई पैदल उनके पास उनके मसाइल देखने आया था और इस चीज ने उनका दिल जीत लिया। मार्च के दौरान जब राहुल गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मसाइल को उठाया तो किसान, तलबा और सरगर्म कारकुन भी उनके साथ शामिल हो गए। एक आदमी अपना कंफर्ट जोन से निकल के, एक आदमी अपने आरामदेह माहौल से निकलकर मुल्क की सड़कों पर पैदल चल रहा है। आप देख सकते हैं कि हजारों अफराद यकजहती मार्च में शामिल हुए हैं। हम तब्दीली चाहते हैं और हम इसे हासिल करने की उम्मीद रखते हैं। मार्च में उन्होंने मुल्क के कोने कोने पैदल सफर की एक पुरानी सियासी रिवायत की तकलीद की। गांधी ने सर्दियों में भी सिर्फ एक टी शर्ट पहनकर और शिपिंग कंटेनर से बने कैबिन में रात गुजार कर खुद को आम लोगों जैसा जाहिर करने की कोशिश की। I think what it's achieved is a rebranding. मेरे ख्याल में उन्होंने जो कुछ हासिल किया है वो एक रीब्रांडिंग है। उन्होंने अपने बारे में तासुर को तब्दील किया है और खुद को एक ज्यादा संजीदा सियासतदान के तौर पर पेश किया है कि वो भाग नहीं जाएंगे, क्योंकि 3500 किलोमीटर तवील मार्च में तकरीबन 25 किलोमीटर रोजाना चलने के लिए गैर मामूली कुव्वत बर्दाश्त दरकार थी। मार्च के असरात को उस वक्त परखा जाएगा जब अगले साल के आम इंतखाबात से पहले इस साल 9 रियासतों में इंतखाबात होंगे। कांग्रेस पार्टी को पिछले 2 कौमी इंतखाबात में शिकस्त हुई थी और ये मार्च शिकस्त खोर्दा पार्टी की बहाली की कोशिशों का सिर्फ आगाज ही हो सकता है। लोग उन्हें एक नई नज़र से देख रहे हैं, लेकिन जहां तक इंतखाबी फवाइद का ताल्लुक है तो इसके लिए अभी एक तवील सफर बाकी है। अगरचे मार्च से गांधी की मकबूलियत में इजाफा हुआ है, मगर तज्जियाकारों का कहना है कि वज़ीर आज़म मोदी उनसे बदस्तूर बहुत आगे हैं और ज्यादा इम्कान यही है कि वो तीसरी बार इख्तिदार में आएंगे। आंजना पसरीचा की रिपोर्ट के साथ यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका। अब जिक्र करते हैं तुर्की का, जहां की आईनी अदालत ने जुमेरात को हिज़्ब इख्तिलाफ की दूसरी सबसे बड़ी जमात HDP की तरफ से उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है कि उनकी पार्टी पर बंदिश के फैसले को तुर्की के आम इंतखाबात के बाद तक, जो अब मई में होना है, मुलतवी कर दिया जाए। नाक़दीन का कहना है कि इस फैसले से इन खदशात में इजाफा हुआ है कि सदर रजब तैयब एर्दोआन इंतखाबात से कबल अपोजिशन को कमज़ोर करने के लिए अदलिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कुर्द नवाज HDP ने बाएं बाजू की जमातों के इत्तेहाद के साथ रंग बिरंगी तकरीब में अपनी मुहिम का आगाज किया, लेकिन तुर्की की दूसरी सबसे बड़ी अपोजिशन जमात के लिए ये एक मुश्किल वक्त है। आईनी अदालत ने उसकी सरकारी फंडिंग को मुंजमद कर दिया है, क्योंकि अदालत समझती है कि तुर्क रियासत के खिलाफ लड़ने वाले कुर्द बागियों से जमात के मुबैना रवाबत हैं और इस इल्ज़ाम पर HDP पर पाबंदी लगाने का मुकदमा ज़ेर समाअत है। कुर्द हमायत याफ्ता HDP इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करती है। अदालत ने जुमेरात को पार्टी की उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया कि इस मुकदमे को पार्लिमानी और सदारती इंतखाबात के बाद तक के लिए मुअख्खर कर दिया जाए, जो अब 14 मई को मुनक्किद होंगे। सबसे बड़ा मसला शकूक व शुबहात के वो बादल हैं जो कि पार्टी के इस कानूनी हैसियत पर छाए हुए हैं कि क्या वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकती है या नहीं। इससे बहुत से मसाइल पैदा होते हैं, क्योंकि पार्टी की मौजूदा और साबका क़यादत के अरकान को खतरा है कि उन पर सियासत में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। HDP के साबिक रहनुमा सलातीन दिमित्रियस पहले ही एक मुकदमे में जेल में हैं, जिसकी मज़म्मत इंसानी हुकूक की यूरोपीय अदालत ने यह कहते हुए की थी कि ये सियासी अदावत की बिना पर कायम किया गया है। हुकूमत ऐसे इल्ज़ामात को मुस्तरद करती है और कहती है कि इसकी अदालतें आज़ाद हैं,
HDP की सबसे बड़ी हरीफ रजब तैयब उर्दवान की पार्टी AKP है, जो मुल्क के कुर्द वोटों का बड़ा हिस्सा हासिल करना चाहती है और तवक्को की जा रही है कि मुकाबला बहुत सख्त होगा। Ideally, Erdogan of course would wish to. हकीकत में तो अर्दवान चाहेंगे कि HDP को बंद कर दिया जाए, क्योंकि पार्लिमानी इंतखाबात में ये उनके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो AK पार्टी का ज्यादा नशिस्तें हासिल करने का इम्कान है। It's likely that AK party could get more seats. मरकजी अपोजिशन पार्टी CHP को भी कानूनी मसाइल का सामना है। उसके इस्तांबुल के मकबूल मेयर इकराम अमामुगलू को, जिन्हें एक मजबूत सदारती उम्मीदवार समझा जा रहा है, गुज़श्ता माह एक अहलकार की तौहीन करने के जुर्म में सज़ा सुनाई गई थी और अब उन्हें सियासत में हिस्सा लेने पर पाबंदी का सामना है। इंसानी हकूक़ की तंजीमें मुतनब्बे कर रही हैं कि अदलिया तेज़ी से एक सियासी अलाकार बनती जा रही है। दो शोबे ऐसे हैं जिन पर हुकूमत का मुकम्मल इख्तियार है और जिनसे वो बड़ा फ़ायदा उठाती है। वो हैं अदलिया और अदालती फ़ैसले, जिन्हें अब अपोजिशन को किनारे लगाने और मीडिया पर अजारादारी के लिए जबरन और अपनी मर्जी के तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। तुर्की में जहां अफरात ज़र तेज़ी से बढ़ रहा है, राय आमा के जायजे बता रहे हैं कि 2 दहाइयों में पहली बार अर्दवान को इंतखाबात में सख्त मुकाबले का सामना है, लेकिन खौफ ये है कि वोटरों की बजाय नताइज का फैसला अदालतें करेंगी। ये ऐसा है कि जैसे अब कोई कानून नहीं है, ये सब अर्दवान की ख्वाहिशात पर मुनहसर है। इसका मतलब है कि वो इससे भी ज़्यादा सख्ती कर सकते हैं। 1950 से तुर्की में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन इस साल सियासी पार्टियों की तरजीह इंतखाबी अमल को महफूज बनाना है, क्योंकि जायजे बता रहे हैं कि कई दहाइयों में ये इंतखाबात के सख्त तरीन मुकाबले हो सकते हैं। डोरियन जोन्स की रिपोर्ट के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। क्या आप जानते हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड खुराक यानी ऐसी खुराक या मशरूबात जिन्हें कारखानों में कई अवामिल से गुजार कर तैयार किया जाता है, वो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं, ज़िंदगी तो आसान बनाते हैं। तो अगर नए साल के लिए आपके रेजोल्यूशन में अपनी सेहत का ख्याल रखना शामिल है, तो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में शाया होने वाली अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पर अमरीकी तहकीक के हवाले से सबा शाह खान की ये रिपोर्ट आप यकीनन देखना चाहेंगे। काम की मसरूफियत और डेडलाइन पर काम करने का दबाव। जब आप जल्दी में होते हैं तो बाज़ार से मिलने वाले पके पकाए खाने ज़िंदगी आसान कर देते हैं, लेकिन अब एक नई तहकीक से मालूम होता है ये खाने जिन्हें घर लाकर सिर्फ गर्म करने की ज़रूरत पड़ती है, सेहत के लिए अच्छे नहीं, क्योंकि ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड होते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड खानों में खुराक की कुदरती शक्ल बरकरार नहीं रहती और इनमें चीनी, नमक, तेल, मसनूई रंग और खाने को ख़राब होने से बचाने के लिए कीमियाई मुरक्कबात समेत कई अज़ा शामिल किए जाते हैं। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में शाया होने वाली एक अमरीकी तहकीक बताती है कि इन जैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के इस्तेमाल से कुछ लोग, ख़ास तौर पर मर्दों में कोलोरेक्टल या बड़ी आंत के कैंसर का ख़तरा बढ़ जाता है। ये तहकीक तवील अरसे के दौरान किए जाने वाले 3 मुतालियात का निचोड़ है। उन्होंने इन जनरल देखा कि लोगों को अगर स्टडी किया जाए और कोलन कैंसर को देखा जाए तो क्या चीज़ें उस स्टडी से निकल कर आती हैं। डॉक्टर रईस कहते हैं कि स्टडी से मालूम हुआ कि ऐसे मर्द जो ज़्यादा प्रोसेस्ड खुराक इस्तेमाल करते हैं उनके लिए कोलन कैंसर का ख़तरा 29% ज़्यादा हो गया, लेकिन ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करने वाली तहकीक में शामिल ख़वातीन में बड़ी आंत के कैंसर का ख़तरा नहीं बढ़ा। बेसिक अगर आप दोनों में फ़र्क देखें तो सर्टनली एस्ट्रोजन का प्रोटेक्टिव इफेक्ट लगता है कि उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा है, जिसकी वजह से वो निगेट कर रही है, वो रिज़ल्ट फीमेल्स में नहीं देखा जा रहा है। ताहम वो कहते हैं कि ये समझने के लिए मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स खाने से मर्दों में कोलोरेक्टल कैंसर का ख़तरा क्यों बढ़ जाता है। क्लीवलैंड क्लिनिक की अमांडा बॉट कहती हैं कि एक नज़रिया ये है कि पके पकाए खानों में कुदरती हिफाजती अनासिर कम हो जाने से सेहत मुतासर हो सकती है। हम बहुत से मजीद मुतालियात देख रहे हैं जो जाहिर करते हैं कि आपके कोलोरेक्टल कैंसर के खतरे को कम करने के लिए सेहत बख्श खुराक ज़रूरी है, और खुसूसन अगर ये बीमारी आपके ख़ानदान में है। डॉक्टर रईस कहते हैं कि बीमारियों पर तहकीक और मुतालियात कराना यकीनन महंगा है, लेकिन माशरे को इसका फ़ायदा होता है। उसका आउटकम देखें, यूनाइटेड स्टेट्स में हर साल तकरीबन 2% डिक्रीज है कैंसर में।
وہ کہتے ہیں کہ اسٹڈی میں 72% کولن کینسر کولن کے آخری حصے میں پایا گیا، جس سے پتہ لگتا ہے کہ اس کینسر کے عوامل میں ماحولیاتی ٹاکسنز کا بھی رول ہے۔ ڈاکٹر رئیس کہتے ہیں کولن کینسر کا خطرہ کم کرنے کے لیے ایسی ڈائٹ استعمال کریں جس میں پکے پکائے الٹرا پروسیسڈ کھانوں کا استعمال کم ہو، گوشت کا استعمال کم کریں اور خوراک میں توازن کے ساتھ ورزش کو اپنی زندگی میں شامل کریں، کیونکہ اس سے بڑی آنت کے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امریکی خاتون اول جل بائیڈن نے صدر بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب پر پہنے جانے والا لباس اپنا واشنگٹن میں اسمتھسونین کے نیشنل میوزیم آف امریکن ہسٹری کو تحفے میں دے دیا ہے، کیونکہ خاتون اول اور فیشن ڈیزائنر سمجھتے ہیں کہ ایسے موقعوں پر پہنے جانے والے ملبوسات کی اہمیت ان کی خوبصورتی سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے۔ Please raise your right hand and repeat after me. امریکی خاتون اول جل بائیڈن نے اسمتھسونین کے نیشنل میوزیم آف امریکن ہسٹری کو 2 لباس تحفے میں دیے ہیں جو انہوں نے اس روز پہنے تھے جب ان کے شوہر جو بائیڈن نے امریکہ کے 46ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا۔ I hope they will inspire future generations. مجھے امید ہے کہ یہ لباس آنے والی نسلوں کو انہیں پہننے والی خواتین کے بارے میں مزید جاننے کی ترغیب دیں گے، اور میں مستقبل میں اس گیلری میں مردانہ لباس بھی شامل کیے جانے کی امید رکھتی ہوں۔ حلف برداری کی تقریب کے لیے جل بائیڈن نے ٹیل یا سبزی مائل نیلے اون کے لباس کا انتخاب کیا تھا جس پر ہاتھ سے موتیوں اور کرسٹل کا کام کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے اس ہی رنگ کا ویلویٹ کا کوٹ پہنا تھا۔ مارکیرین فیشن برانڈ کی بانی اور ڈیزائنر الیگزینڈرا اونیل نے اس لباس کو ڈیزائن کیا تھا۔ یہ ناقابل یقین تھا کہ خاتون اول نے جو امریکہ یا دنیا بھر میں کسی بھی معروف ڈیزائنر کا انتخاب کر سکتی تھی، مجھ جیسی ایک ابھرتی ہوئی اور نسبتاً کم معروف ڈیزائنر کا انتخاب کیا، اور یہ ڈاکٹر جل بائیڈن کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ واقعی نوجوانوں کو آگے بڑھنے کا موقع دینا چاہتی ہیں۔ افتتاحی تقریب کے بعد روایت کے مطابق نومنتخب صدر خاتون اول کے ساتھ رقص کرتے ہیں، لیکن 2021 میں کووڈ-19 کی وجہ سے یہ تقریب منسوخ کرنا پڑی، لیکن ایک چھوٹی استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا تھا۔ اس دوران جل بائیڈن نے آف وائٹ رنگ کا لباس اور ہم رنگ کوٹ پہنا جس پر امریکہ کی ہر ریاست اور علاقے کے پھولوں کی کڑھائی کی گئی تھی۔ اسے ایک یوراگوئین نژاد امریکی ڈیزائنر گیبریلا ہرس نے بنایا تھا۔ یہ ہم سب تارکین وطن کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس ملک کی بنیاد تارکین وطن نے رکھی تھی۔ ہم اتحاد کے اس احساس کو پیش کرنا چاہتے تھے، خاص طور پر 6 جنوری کے واقعات کے بعد۔ نیز یہ حقیقت ہے ہم ایک عالمی وبا کے دوران ایوان صدر میں داخل ہو رہے تھے۔ امریکی خاتون اول کے دونوں ملبوسات میں اس بار ایک اضافی چیز بھی شامل تھی جو پہلے کبھی نظر نہیں آئی، اور وہ تھی فیس ماسک۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی خاص اور منفرد کلیکشن ہے، صرف میچنگ ماسک کی وجہ سے نہیں کیونکہ اس وقت عالمی وبا عروج پر تھی، بلکہ اس لیے کہ ہم ابھی 6 جنوری کی بغاوت سے سنبھلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ واقعی ایک بے مثال وقت تھا۔ امریکی خاتون اول جل بائیڈن کے ملبوسات میوزیم کی فرسٹ لیڈیز نمائش کا حصہ بنیں گے، جس میں تاریخ سے امریکی خواتین اول کے حلف برداری کی تقاریب میں پہنے گئے 27 ملبوسات، وائٹ ہاؤس کی اسٹیٹ چائنا سیٹنگز اور ذاتی فنی نمونے شامل ہیں۔ میکسم موسکلکوف کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، تو آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA اردو۔ اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت۔